आप सभी दोस्तों का आज के इस सेशन में स्वागत करता हूं। आज के इस सेशन में हम आपके साथ कंपटीशन एक्ट 2002 शुरू करने जा रहे हैं। तो आज के क्लास का हमारा टारगेट है कंपटीशन एक्ट 2002। सबसे पहले कंपटीशन एक्ट 2002 बनाने के पीछे मकसद क्या है, ऑब्जेक्टिव्स की बात सबसे पहले करेंगे कि कोई भी काम हम करते हैं हमारे क्यों करते हैं, हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या है। तो ऑब्जेक्टिव्स को हम 5 हिस्सों में बांटेंगे। तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा, टू प्रमोट एंड सस्टेन कंपटीशन इन द मार्केट। टू प्रमोट, और क्यों प्रमोट करना चाहते हैं, आइए धीरे धीरे इस बात को सीखते हैं। टू प्रमोट कंपटीशन इन द मार्केट, टू प्रमोट कंपटीशन इन द मार्केट। दूसरा ऑब्जेक्टिव है टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ कस्टमर्स, कंज्यूमर्स। टू प्रमोट द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर्स। तो सर उसके लिए तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है हमारे पास, तो नया एक्ट क्यों बना रहे हो। आइए इन सब लॉजिक्स को हम यहाँ समझेंगे। आप यहाँ प्रोटेक्शन ऑफ कंज्यूमर इंटरेस्ट की बात कर रहे हो, तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में भी तो यही काम करते हैं, तो नया लॉ क्यों बना रहे हैं। थर्ड ऑब्जेक्टिव है टू रेगुलेट द कंपटीशन, टू रेगुलेट द कंपटीशन। और फोर्थ ऑब्जेक्टिव हम हमारा, पहले हम तीन को एक कैटेगरी में बनाएंगे, और तीन जब आप समझ गए तो चौथा इस तीनों से रिलेटेड है। और फोर्थ है टू प्रोवाइड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कमीशन, जिसको हम क्या जानेंगे सीसीआई के नाम से। टू प्रोवाइड फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कमीशन टू प्रिवेंट, टू प्रिवेंट practices having adverse effect on competition, adverse effect on competition, and that is a powerful authority, competition commission of India, a body corporate incorporated under competition act, very powerful authority, जो ऊपर तीनों ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करवाएगी। तो तीन ऑब्जेक्टिव्स हमारे क्या हैं, आप इसे लर्न कर सकते हैं। PPR एग्जाम में मत लिख के आना, ये तो सिर्फ आपको याद करने के लिए बता रहा हूँ। फर्स्ट P इज सेंस फॉर प्रमोशन ऑफ कंपटीशन, सेकंड P इज to promote the interest of consumers, and third and the R is regulate the competition, PPR,
टू प्रमोट द कंपटीशन इन द मार्केट, टू प्रमोट द इंटरेस्ट ऑफ द कंज्यूमर्स। और इन तीनों ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए टू प्रोवाइड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ कमीशन, कमीशन मतलब अ टीम, एन अथॉरिटी to prevent the practices having adverse effect on competition, and that is Competition Commission of India। and और इस एक्ट को क्यों बना रहे हैं? और फिफ्थ ऑब्जेक्टिव्स, तो एक क्वेश्चन हमारा हो गया, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कंपटीशन एक्ट। आइए लॉजिक्स सीखेंगे, चर्चा करेंगे इस बात के ऊपर कि क्यों हमने ये कानून बनाया है। और ये का एक्ट का नाम बड़ा नया नया सा है। देखो 2002 की बात कर रहे हैं, 2002 की बात कर रहे हैं। तो आइए सीखेंगे इन सब बातों को कि इससे पहले क्या सिचुएशन होती थी। और लास्ट इज टू प्रोवाइड फॉर मैटर्स कनेक्टेड देयर विद एंड इंसिडेंटल देयर टू। और ऊपर जो आपने चार बातें लिखी, ठीक है, और इन सब बातों से जुड़े हुए मुद्दों, ठीक है, और कुछ और महत्वपूर्ण बातों को इंसिडेंटल देयर टू, मैटर्स इंसिडेंटल देयर टू को हम डिस्कस करेंगे। 2002 की बात करेंगे। 2002 से पहले क्या था? सबसे पहले बात यहाँ करेंगे, हम बात कर रहे हैं कंपटीशन की। चलिए आगे बढ़ने से पहले इन ऑब्जेक्टिव्स पर दोबारा बिठाऊंगा, आपने पॉज करके नोट कर लीजिए अगर पीछे रह गए हैं तो। कंपटीशन का मतलब क्या होता है? कंपटीशन इज अ सिचुएशन। कंपटीशन क्या है? कंपटीशन इज अ सिचुएशन इन अ मार्केट, इन अ मार्केट in which sellers independently strive for the buyer's patronage। in order to achieve certain business objectives, certain business objectives। वो ऑब्जेक्टिव्स क्या हो सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल प्रॉफिट्स, आप प्रॉफिट करना चाहते हैं, सेल बढ़ाना चाहते हैं, मार्केट शेयर इंक्रीज करना चाहते हैं। तो कुछ भी आपका इरादे हैं, जो भी आपके इरादे हैं, तो आपके सामने एक ऐसी सिचुएशन होनी चाहिए जहां आप बायर्स के पैट्रोनेज को, बायर्स के भरोसे को, ठीक है, आप स्ट्राइव करें, इंडिपेंडेंटली स्ट्राइव करें, यानी स्ट्राइव करें यानी एफर्ट करें, मेहनत करें, अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड करें, जिससे बायर आपको, आपके ऊपर भरोसा करे और आपको, ठीक है, बिजनेस दे। दिस इज अ सिचुएशन, ठीक है। तो बायर के भरोसे को जीतना है। दो कंपटीशन, अगर मार्केट में किसी गुड्स या सर्विस के लिए दो कॉम्पिटिटर्स हैं, तो बायर्स पैट्रोनेज दोनों का ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। बायर्स एक है कंज्यूमर, दोनों ही चाहते हैं कि कंज्यूमर, ए चाहता है कंज्यूमर उसके पास जाए, दूसरा चाहता है कंज्यूमर उसके पास जाए। कंज्यूमर जाएगा किसके पास? जो उसे अच्छे गुड्स प्रोवाइड करेगा, जो उसे बेहतर सर्विसेज प्रोवाइड करेगा, और जो बेहतर आफ्टर सेल सर्विस देगा,
जो उनकी ग्रीवेंसेस को, प्रॉब्लम्स को पैसे लेके पीछे नहीं हट जाएगा, बल्कि बायर के ऑब्जेक्टिव को भी पूरा करेगा। यानी बायर ने जो पैसा खर्च किया है उससे उसका ऑब्जेक्टिव भी पूरा होना चाहिए। ऐसी कोशिश कंज्यूमर, ऐसी कोशिश सर्विस प्रोवाइडर या सेलर करे। ठीक है, तो उसकी इस मेहनत को करने के लिए वो मेहनत करे, उस पे इंडिपेंडेंट, उसके पास इंडिपेंडेंस हो, उसके ऊपर एक ऐसा एनवायरनमेंट मिले, उसको एक ऐसा एनवायरनमेंट मिले जहां वो इंडिपेंडेंटली स्ट्राइव कर सके, मेहनत कर सके। उसको कोई ऐसे फोर्सेस नहीं होनी चाहिए जो उसे इंडिपेंडेंटली स्ट्राइव ना करने दें टू गेट द बायर्स पैट्रोनेज। ठीक है, तो ये कंपटीशन कमीशन का ऑब्जेक्टिव है। देखिए, जहाँ तक हम कंज्यूमर के इंटरेस्ट की बात करते हैं, जहाँ तक हम कंज्यूमर के इंटरेस्ट की बात करते हैं, तो कंज्यूमर के इंटरेस्ट की प्रोटेक्शन हम दो तरीके से कर सकते हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। हम दो तरीके से कंज्यूमर इंटरेस्ट की प्रोटेक्शन कर सकते हैं। एक हम बात करते हैं डायरेक्टली और दूसरी बात करते हैं इनडायरेक्टली। जब हम डायरेक्टली बात करते हैं तो इसके लिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट हमारे पास है 1986। और हम इनडायरेक्टली बात करते हैं तो हम कंपटीशन एक्ट 2002 की बात कर रहे हैं। सर डायरेक्ट इंटरेस्ट कैसे, इनडायरेक्टली कैसे? भाई देखिए, यहाँ पे हम कंज्यूमर की इंटरेस्ट की डायरेक्ट प्रोटेक्शन नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं कि दो मैन्युफैक्चरर के अंदर, दो सर्विस प्रोवाइडर के अंदर अगर कंपटीशन होगा तो वो अपने आप ही कंज्यूमर का इंटरेस्ट उसमें प्रोटेक्ट हो जाएगा। क्योंकि ऐसा कहा जाता है, इन द परफेक्ट कंपटीशन कंज्यूमर इज द किंग। ठीक है, एक इकोनॉमिक्स पढ़ते हुए आपने एक कहावत सुनी होगी, इन द परफेक्ट कंपटीशन, इन द परफेक्ट कंपटीशन कंज्यूमर इज द किंग। अब कंज्यूमर के प्रोटेक्शन की बात क्यों करनी है? अब सवाल ये है कि सर हम कंज्यूमर, ऐसा क्या माइका लाल कंज्यूमर है जिसकी प्रोटेक्शन के लिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट भी बताया जा रहा है? ये कंज्यूमर होता कौन है, इसकी भी डेफिनेशन हम सीखेंगे। इन द परफेक्ट कंपटीशन कंज्यूमर इज द किंग। ये कंज्यूमर राजा है, एक्चुअली है कौन, ये कंज्यूमर कौन है, इसकी डेफिनेशन भी हम आज के ही सेशन में देखेंगे। लेकिन उससे पहले आप ध्यान देंगे, ये कंज्यूमर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट क्यों करना है? ठीक है, कंज्यूमर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट देखो इसलिए करना है क्योंकि कंज्यूमर की जेब में जो पैसे हैं उसी से इकोनॉमी चलती है। मान लीजिए आप एक आईफोन लेकर आए और महंगे वाला फ़ोन आपने खरीदा, 50,000 रुपये आपने खर्च किए उस फ़ोन के ऊपर, और उस फ़ोन को खरीदने के बाद आप या तो बहुत खुश हैं या दुखी हैं। अगर आप खुश हैं तो आपकी खुशी को देखकर मुझे भी लगा कि मुझे भी 50,000 रुपये खर्चने चाहिए, कि आप खुश हैं तो मुझे भी खुशी मिलेगी। ठीक है, तो इस तरह से देखो, आपको देखकर, आपको खुश देखकर मेरा भी मन करा कि मैं भी 50,000 रुपये खर्च करूं, और मुझे देखकर फिर कुछ और लोगों का मन कर सकता है कि वो भी 50,000 रुपये खर्च करें। देखो, आप 50,000 रुपये खर्च करके आप दुखी हैं, तो आपको देखकर मुझे ये लगता है यार ये बंदा 50,000 रुपये खर्च करके दुखी है, तो एटलीस्ट यार मैं 50,000 रुपये खर्च भी करूं और फिर मैं दुखी हूं ना ना ना, मैं तो कभी ऐसा काम नहीं करूंगा। देखो बेटा, इससे इससे बिजनेस प्रमोट नहीं हुआ। तो कंज्यूमर के जेब में जो पैसे हैं वो पैसे से ही इकोनॉमी चलती है। कंज्यूमर का इंटरेस्ट प्रोटेक्टेड होगा तो सेल बढ़ती है, और कंज्यूमर का इंटरेस्ट प्रोटेक्टेड नहीं होगा तो सेल नहीं बढ़ती है। ये प्रूवन है, ये एस्टेब्लिश्ड प्रिंसिपल है। तो कंज्यूमर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है, उसे दिमागी तौर पे उसे मेंटल पीस देना है हमें, ताकि वो खरीदे, मार्केट में आए और ख़रीदारी करे, और ख़रीदारी अगर वो करे तो उसके इंटरेस्ट प्रोटेक्ट रहना चाहिए। इस इंटरेस्ट प्रोटेक्शन की बात हम दो तरीके से करते हैं। पहले हम बात करते हैं डायरेक्टली, तो इसके लिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है, और इनडायरेक्टली हम बात करते हैं
तो कंपटीशन एक्ट 2002 है। अब कंपटीशन एक्ट 2002 है तो इसमें कोई पर्सन बिजनेस करने के लिए आए तो एग्जिस्टिंग प्लेयर्स है वो उसे तंग ना करें। ऑब्जेक्टिव क्या है? टू एंश्योर कंपटीशन। ठीक है, हमने ऑब्जेक्टिव्स देखा। टू प्रमोट कंपटीशन इन द मार्केट, तो हमें मार्केट में कंपटीशन को बढ़ाना है। कंपटीशन मार्केट में होगा, ज़्यादा लोग सर्विस प्रोवाइडर होंगे, ज़्यादा लोग सेलर्स होंगे, मैन्युफैक्चरर्स होंगे, तो उनके अंदर कंपटीशन होगा। कंपटीशन से क्या होगा? बाय इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर्स प्रमोट होगा। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव्स है एक्ट के। जब हम कंपटीशन को प्रमोट करेंगे तो कंज्यूमर्स इंटरेस्ट भी प्रमोट होगा, और कंपटीशन को प्रमोट करने के लिए उसको रेगुलेट करना पड़ेगा। अब रेगुलेट कौन करेगा? तो एक रेगुलेटरी अथॉरिटी बना दी, इसको बोलते हैं कंपटीशन ऑफ कमीशन ऑफ इंडिया। एक रेगुलेटरी अथॉरिटी बना दी, तो रेगुलेट करने का ऑब्जेक्टिव है, तो रेगुलेट करने वाला तो होना चाहिए ना। तो रेगुलेट करने के लिए कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया बना दी। अब ये कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया किस तरह से रेगुलेट करेगा, इससे रिलेटेड जो इंसिडेंटल मैटर हैं इसको प्रोवाइड कराना, ये कंपटीशन एक्ट का, कंपटीशन सीसीआई कंपटीशन एक्ट 2002 का ऑब्जेक्टिव है। तो दीज आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कंज्यूमर। तो मेन कंपटीशन की बात करते हैं। कंपटीशन क्या है? कंपटीशन सर इज ए सिचुएशन इन अ मार्केट in which sellers independently strives for buyers patronage। बायर्स का पैट्रोनेज, बायर्स का भरोसा, बायर का साथ क्यों चाहिए उन्हें? इन ऑर्डर टू अचीव सर्टेन बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स, क्योंकि वो अपने बिजनेस ऑब्जेक्टिव पूरा करना चाहता है। यहाँ पे बेटा हर आदमी कोई किसी के लिए काम नहीं करता। ये जो सिस्टम है, ये जो कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी का सिस्टम है, या कोई किसी के लिए काम नहीं करता। यहाँ सब अपने लिए काम करते हैं। अपने लिए काम करना है, अपने आप के इंटरेस्ट को पूरा करने के लिए आपको मेरे इंटरेस्ट को पूरा करना है। यहाँ इस गेम में रूल क्या है कि अगर सेलर अपना टारगेट पूरा करना चाहता है तो उसे कंज्यूमर का टारगेट पूरा करना पड़ेगा। तो ये सिस्टम इस तरह से काम करता है। ठीक है, इफ यू वांट टू अचीव योर ड्रीम यू नीड टू फुलफिल द ड्रीम्स ऑफ सर्टेन पर्सन्स बेटा। तो यहाँ पर जो कामयाबी का फॉर्मूला ये है कि अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो आपको कुछ लोगों के, आप अपना ऑब्जेक्टिव पूरा करना चाहते हैं तो आपको कुछ लोगों के ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने में उनकी मदद करनी पड़ेगी। अगर आप उन लोगों के ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करवा सकते हो तो उनका भरोसा आपको मिलेगा, बायर्स पैट्रोनेज आपको मिलेगा। जब बायर्स पैट्रोनेज आपको मिलेगा तो आप जिंदगी में अपने सारे टारगेट पूरे कर सकते हैं, सारे ड्रीम्स पूरे कर सकते हैं। दिस इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ कंपटीशन। अब इस कंपटीशन को किल करने की जो प्रैक्टिसेस होती हैं, जो कंपटीशन पर बुरा प्रभाव डालती हैं, उन्हें बोलते हैं एडवर्स प्रैक्टिसेस ऑन कंपटीशन। ठीक है, तो कंपटीशन पर जो काले बादल छा जाते हैं, अब ये कंपटीशन है। ठीक है, इस पर जो एडवर्स प्रैक्टिसेस होती हैं, एडवर्स प्रैक्टिसेस होती हैं, तो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया का ये काम है कि इन एडवर्स प्रैक्टिसेस को रिमूव करना। ठीक है, तो कंपटीशन को लेके हम रोल ऑफ सीसीआई कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के रोल को अगर हम डिस्कस करें तो वो ये है, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया कि अगर हम रोल को यहाँ डिस्कस करें, रोल ऑफ कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया टू रिमूव दीज एडवर्स प्रैक्टिसेस, टू रिमूव दीज एडवर्स प्रैक्टिसेस। तो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया क्या करेगी? इन एडवर्स प्रैक्टिसेस को रिमूव करेगी मार्केट से। ताकि क्यों रिमूव करेगी? ताकि परफेक्ट कंपटीशन हो सके, और परफेक्ट कंपटीशन में क्या होगा? कंज्यूमर इज द किंग, यानी कंज्यूमर का इंटरेस्ट प्रोटेक्टेड रहेगा, और कंज्यूमर का इंटरेस्ट प्रोटेक्टेड रहेगा तो डेवलपमेंट होगी। तो फॉर द सेक ऑफ डेवलपमेंट इट इज नेसेसरी दैट द कंज्यूमर इंटरेस्ट must remain protected. For the development it is necessary that consumers interest must remain protected. अब ये कंज्यूमर कौन है? आइए यहां पे हम कंज्यूमर की डेफिनेशन को पढ़ेंगे। अब आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले तो हम देखेंगे कि हु इज दिस कंज्यूमर।
एक डायग्रामेटिक फॉर्म में मैं आपको समझाऊंगा कंज्यूमर की डेफिनेशन। कंज्यूमर जो कंज्यूम करता है, क्या कंज्यूम करता है, ठीक है। कंज्यूमर मतलब कंज्यूमर कंज्यूम करता है, उपभोग करता है, भोग करता है। किन चीजों का भोग करता है कंज्यूमर? देखो, कंज्यूम क्या करता है, दो चीजें करता है। या तो वो कंज्यूमर गुड्स कंज्यूम कर रहा है या सर्विसेज, ठीक है, या फिर सर्विसेज। शाबाश। तो कंज्यूमर की डेफिनेशन हम कर रहे हैं सेक्शन 2, यहाँ कंपटीशन एक्ट का सेक्शन 2 हम रेफर कर रहे हैं। सेक्शन 2 क्लोज एफ की बात हम यहाँ करेंगे। तो गुड्स, ठीक है, गुड्स भी डिफाइंड है, गुड्स क्या होते हैं ये भी डिफाइंड है। शाबाश। और सर्विसेज क्या होती हैं ये भी डिफाइंड है। अगर आप गुड्स की डेफिनेशन देखना चाहते हैं तो सेक्शन 2 क्लोज आई में गुड्स की डेफिनेशन दी हुई है। और सर्विसेज की डेफिनेशन देखना चाहते हैं तो सेक्शन 2 क्लोज यू में सर्विसेज डिफाइंड है, ठीक है। तो कंज्यूमर कौन है, ठीक है। जब हम गुड्स की बात करते हैं, जब हम बात करते हैं गुड्स की, ठीक है, तो कंज्यूमर मींस, जब आप बात करते हैं गुड्स की तो कंज्यूमर मींस, और जब आप बात करते हैं सर्विस की तो कंज्यूमर मींस, ठीक है। शाबाश। आइए, तो कंज्यूमर मींस बायर, बायर ऑफ एनी गुड्स, बायर ऑफ एनी गुड्स। और कंज्यूमर मींस इंक्लूड्स, कंज्यूमर जब आप गुड्स की बात करते हैं तो मींस बायर ऑफ एनी गुड्स इंक्लूड्स एनी यूजर ऑफ गुड्स, एनी यूजर ऑफ गुड्स। तो इसमें जो गुड्स के यूजर हैं उन्हें भी हम इंक्लूड करेंगे, ठीक है, इंक्लूड्स यूजर ऑफ गुड्स। और जब हम सर्विस की बात करते हैं, इसको हम वैसे भी लिखेंगे लेकिन एक डायग्रामेटिक फॉर्म में बता रहे हैं ताकि आपको लर्न करने में आसानी रहे। मींस हायरर, और जब आप सर्विस की बात करते हैं तो आप सर्विस को या तो हायर करते हैं, हायरर और अवेलर, हायरर और अवेलर ऑफ सर्विस, मींस हायरर और अवेलर ऑफ सर्विस, ठीक है। और इंक्लूड्स, इंक्लूड्स एनी बेनिफिशियरी, एनी बेनिफिशियरी ऑफ सर्विस, यानी एक्स ने एक मेडिक्लेम पॉलिसी ली किसी इंश्योरेंस प्रोवाइडर से, तो उसने पूरी फैमिली के लिए ली। तो यहाँ सर, तो कंज्यूमर कौन होगा, उसकी पूरी फैमिली कंज्यूमर होगी। हालांकि जरूरी नहीं है कि कंज्यूमर वो आदमी होना चाहिए जिसने पैसा खर्च किया, यानी वो आदमी भी इंक्लूड है जो उसका बेनिफिट लेता है, ठीक है। बायर ऑफ एनी गुड्स includes any user of goods, hirer of availer of a service includes any beneficiary of service, ठीक है बेटा। तो ध्यान से आपने बात को सुनना है। और जब आप ये गुड्स परचेज करते हैं या सर्विस अवेल करते हैं तो पहले गुड्स की बात करते हैं, राइट। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे गुड्स की,
और फिर हम बात करेंगे सर्विस की। पर्पस की अगर हम बात करें यहाँ पर, कि गुड्स खरीदने के पीछे और सर्विस अवेल करने के पीछे मकसद क्या है। आइए हम पर्पस की अगर बात करें, परचेज ऑफ गुड्स, परचेज ऑफ गुड्स may be of, maybe, maybe for रीसेल, या तो आप रीसेल करने के लिए खरीद रहे हैं, या फिर कोई और कमर्शियल यूज करेंगे आप उसका। भाई कोई भी गुड्स खरीदे जाते हैं, या तो वो यूज करने के लिए खरीदे जाते हैं, या वो बेचने के लिए खरीदे जाते हैं, या फिर पर्सनल यूज के लिए आप खरीद रहे हैं। भाई या तो आप बेचेंगे, या आप उसे कमर्शियल यूज करेंगे उस गुड्स का, या आप उसे पर्सनली यूज करेंगे। तो आप तीनों सिचुएशन में उन गुड्स को लेके कंज्यूमर माने जाते हैं। और जब आप बात करते हैं परचेज ऑफ हायरिंग और अवेलिंग ऑफ सर्विस का, ठीक है, जब पर्पस बात करते हैं हायरिंग और अवेलिंग, पर्पस ऑफ हायरिंग और अवेलिंग ऑफ सर्विस, हायरिंग और अवेलिंग ऑफ सर्विस, जब आप इनकी पर्पस की बात करते हैं तो या तो आप सर्विसेज का कोई पर्सनल कमर्शियल यूज कर रहे हैं, कमर्शियल यूज कर रहे हैं, आप उसे रीसेल कर रहे हैं, या पर्सनल यूज कर रहे हैं। ठीक है, देखिए, आपने इंटरनेट ब्रॉडबैंड की सर्विसेज या तो आप रीसेल करते हैं, आप ब्रॉडबैंड के डिस्ट्रीब्यूटर हैं, या आप कॉल सेंटर चलाते हैं। जब आप ब्रॉडबैंड सर्विसेज के डिस्ट्रीब्यूटर हैं तो आप रीसेल कर रहे हैं उसे। पहले आप ब्रॉडबैंड सर्विसेज परचेज करते हैं होलसेल में, फिर आगे उसे रिटेल में बेचते हैं। या आप मान लीजिए कॉल सेंटर चलाते हैं तो कमर्शियल यूज है वो उसका, या घर पे आप इंटरनेट यूज करते हैं तो उसका आपका पर्सनल यूज है। ठीक है, तो ये कंज्यूमर की डेफिनेशन अभी पूरी नहीं हुई है बेटा। ठीक है, तो इन दोनों ही केसेस में हम कंसिडरेशन की बात करेंगे, इन दोनों ही केसेस में हम बात करेंगे कंसिडरेशन, इन दोनों ही केसेस में हम बात करेंगे कंसिडरेशन की। क्योंकि गुड्स या सर्विसेज आप परचेज करेंगे, देन यू नीड टू पे कंसिडरेशन। तो कंसिडरेशन की जब आप बात करेंगे तो कंसिडरेशन कितने तरीके से पे की जा सकती है। जो कंसिडरेशन पे करी आपने, ठीक है, उसके अलग अलग मेथड हैं दोनों ही केसेस में, गुड्स के केसेस में भी और सर्विसेज के केसेस में भी। या तो आपने कंसिडरेशन पे कर चुके हो, पेड, ठीक है, या फिर और प्रोमिस्ड, या आपने प्रोमिस किया है कि आप पे कर देंगे बाद में, अभी नहीं किया है लेकिन प्रोमिस किया है आपने। या फिर सी पॉइंट, पार्टली पेड पार्टली प्रोमिस्ड, पार्टली आपने पे कर दी है, पार्टली पेड एंड पार्टली प्रोमिस्ड, और आधी आपने दे दी है और आधी आपने प्रोमिस की है, पार्टली प्रोमिस्ड। ठीक है, और एक और मेथड है डी, डी एनी अदर डेफर्ड पेमेंट सिस्टम, और एनी सिस्टम ऑफ डेफर्ड पेमेंट, एनी
सिस्टम ऑफ डेफर्ड पेमेंट, एनी सिस्टम ऑफ डेफर्ड पेमेंट। तो आइए बात करेंगे बेटा, जब हम कंज्यूमर की बात करते हैं, कंज्यूमर इंटरेस्ट की बात करते हैं, तो सबसे पहले जान ले कंज्यूमर कौन होता है। सेक्शन 2 क्लोज एफ डिफाइन करता है, कहता है जी कंज्यूमर वो माइका लाल जो गुड्स खरीदे, जो सर्विस खरीदे, या गुड्स खरीदे या वो सर्विस खरीदे। मीन्स बायर ऑफ एनी गुड्स इंक्लूड एनी यूजर ऑफ गुड्स। तो बायर, और या तो बायर खुद खरीदे, बायर खुद खरीद के सेल्फ यूज भी कर सकता है, और बायर कोई और हो सकता है। जैसे आपके फादर ने आपको स्कूटी खरीद के दी, तो एक्चुअली उस स्कूटर का जो आप यूज करते हैं एक्टिवा, बायर कौन है? आपके फादर, वो भी कंज्यूमर है, और यूज कौन करता है? वो आप करते हैं। तो आप भी क्या है? इसके कंज्यूमर हैं। तो आप भी कंज्यूमर हुए, आपके फादर भी कंज्यूमर हुए। जब आप उस स्कूटर को परचेज करते हैं तो आपका मकसद क्या है? क्यों खरीदना चाहते हैं वो स्कूटर? आपने जो स्कूटर खरीदा, तो परचेज ऑफ गुड्स में भी, जो भी आपने गुड्स परचेज किए, या तो उसको आप रीसेल करना चाहते हैं। आपका मकसद है 40,000 का खरीद के उसे 42,000 का बेचने का, और बीच में 2,000 रुपये प्रॉफिट कमाने का, ठीक है। और या फिर आप उसका कमर्शियल यूज करना चाहते हैं, मतलब आपने एक पिज्जा डिलीवरी शॉप खोली है और उस स्कूटर पे आप पिज्जा की डिलीवरी करोगे, तो ये भी क्या हुआ? कमर्शियल यूज हुआ। और पर्सनल यूज का मतलब क्या हुआ? आप कोचिंग क्लासेस में जाने के लिए उस स्कूटर का यूज करेंगे, तो ये उसका पर्सनल यूज हुआ, ठीक है। ऐसे ही आप कोई सर्विसेज अवेल करते हैं, ठीक है, ऐसे ही आपको कोई सर्विस अवेल करते हैं। आपके फादर ने आपको क्या करा? एयरटेल का 4G कनेक्शन आपको लेकर दिया, ठीक है। मींस हायरिंग और अवेलिंग ऑफ सर्विस। हायरर कंज्यूमर कौन है? जो हायरर और अवेलर है, जिसने हायर किया या अवेल किया। इंक्लूड्स एनी बेनिफिशियरी ऑफ सर्विस। तो उस 4G का बिल आपके फादर पे करते हैं, लेकिन उस सर्विस को यूज आप करते हैं। जब आप उस सर्विस को यूज करते हैं तो आपका पर्पस क्या है? पर्पस ऑफ हायरिंग और अवेलिंग ऑफ सर्विस क्या है? या तो आप उसका कमर्शियल यूज करते हैं, या आप उसे रीसेल करेंगे, या आप उसका पर्सनल यूज करेंगे, ठीक है। तो हायरिंग और अवेलिंग का जो पर्पस है, जो मकसद है, वो क्या है? हायरिंग और अवेलिंग का जो मकसद है, जो पर्पस है, वो क्या है? या तो कमर्शियल यूज है, या रीसेल है, या पर्सनल यूज है। तो आप गुड्स की परचेजिंग करें, या आप सर्विसेज को हायर करें या अवेल करें, दोनों ही केसेस में आपको कंसिडरेशन पे करनी पड़ती है। या तो आप उसे पे कर देते हैं, पेड, या प्रॉमिस, या उधार लेके आते हैं या कैश लेके आते हैं, या आधा आप कैश देके आते हो और आधा उधार देके आते हो। और एनी सिस्टम ऑफ डेफर्ड पेमेंट, यानी डेफर्ड पेमेंट, ईएमआई को क्या कहते हैं? डेफर्ड पेमेंट, इजी मंथली इंस्टॉलमेंट्स, ठीक है। मैं आ रहा था तो एक ऑटो के पीछे लिखा था किश्तां विच आई हाँ। एक ऑटो के पीछे लिखा था किश्तां विच आई हाँ, मतलब पंजाबी में लिखा था कि किश्तों में आई हूं मैं। तो किश्तों में आई हूं मतलब क्या? डेफर्ड पेमेंट ऑफ सिस्टम, ठीक है। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो ये ऑटो वाले अजीब अजीब सी बातें लिखते हैं अपने ऑटो के पीछे, आपने कभी ऑब्जर्व किया होगा, ठीक है। लिखा था किश्तां विच आई हाँ, किश्ता मतलब क्या? डेफर्ड पेमेंट ऑफ सिस्टम। बात समझ में आई कि नहीं आई? इंस्टॉलमेंट्स में। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ कंज्यूमर। इस कंज्यूमर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्शन की हम बात कर रहे थे, लेकिन यहाँ हम डायरेक्ट प्रोटेक्शन नहीं करेंगे उसकी, हम कंपटीशन को इंश्योर करेंगे। और कंपटीशन जब इंश्योर होंगे तो इनडायरेक्टली कंज्यूमर का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट हो जाएगा। जब हम मार्केट में जब हम कंपटीशन को इंश्योर करेंगे तो ऑटोमेटिकली उसका इंटरेस्ट प्रोटेक्ट हो जाएगा। आइए, अपने इस कंसेप्ट को, ये बच्चों को बहुत डर लगता है कंपटीशन एक्ट से, लेकिन मेरा प्रॉमिस है आपसे बेटा, इसका एक एक कंसेप्ट, ठीक है, इसके एक एक कंसेप्ट को आपका गुलाम बना दूंगा मैं। आप मेरी बातों को फॉलो करोगे
इन लेक्चर्स को देखोगे तो इसका एक एक कंसेप्ट आपका गुलाम हो जाएगा, ये मेरा आपसे वायदा है। और एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन बेटा इस पे आता ही आता है, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। शाबाश। आगे बढ़ने से पहले आइए देखते हैं गुड्स क्या है और सर्विस क्या है। तो गुड्स और सर्विस की डेफिनेशन हम करेंगे। कंज्यूमर की डेफिनेशन तो हमने करी, और आगे हम गुड्स और सर्विस की डेफिनेशन भी आइए करेंगे। तो कंज्यूमर कौन? जो गुड्स खरीदता है। और गुड्स क्या है? आइए तो हम यहाँ डेफिनेशन सीखेंगे। गुड्स, गुड्स मीन्स सेक्शन 2 क्लोज आई ऑफ कंपटीशन एक्ट की बात कर रहे हैं। गुड्स मीन्स goods as defined in the Sales of Goods Act 1930. In the Sales of Goods Act 1930, बचपन में आप ये एक्ट पढ़ते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर गुड्स की डेफिनेशन हम पढ़ते हैं, ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है। मीन्स गुड्स एज डिफाइंड इन द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 7। तो सेल्स ऑफ गुड्स का सेक्शन 2 सबसेक्शन 7 गुड्स की डेफिनेशन डिफाइंड करता है। एंड इंक्लूड, और इसमें क्या चीज़ें हम और इंक्लूड कर रहे हैं। जो डेफिनेशन आपने वो पढ़ी, वो तो ठीक पढ़ी आपने, वो तो हम यहाँ उसे एक्सेप्ट करते हैं। यानी जो डेफिनेशन सेक्शन 2 सबसेक्शन 7 डिफाइन दे रहा है गुड्स की डेफिनेशन, उसे तो हम मानेंगे ही मानेंगे। इसके अलावा हम इसमें कुछ चीज़ें और इंक्लूड कर रहे हैं। इंक्लूड्स, क्या चीज़ें इसमें इंक्लूड करती है डेफिनेशन? ये प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर्ड प्रोसेस्ड और माइंड, यानी उन प्रोडक्ट्स की जिनको मैन्युफैक्चरिंग जिनका हुआ है, मैन्युफैक्चर्ड हुआ है, प्रोसेस्ड हुआ है, या जो माइन से निकाले गए हैं। इसमें हम क्या चीज़ें ऐड करेंगे? डिवेंचर्स, स्टॉक, डिवेंचर, स्टॉक्स एंड शेयर्स आफ्टर अलॉटमेंट। ध्यान रखना बेटा, शेयर्स बिकम्स गुड्स आफ्टर अलॉटमेंट। यहाँ पे क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में, कई एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है ऑलरेडी। शेयर्स आर गुड्स आफ्टर अलॉटमेंट, ध्यान देना इस बात को। और सी पॉइंट इसमें हम पढ़ेंगे इन रिलेशन टू गुड्स सप्लाइड। जब हम गुड्स से रिलेटेड सप्लाई की बात करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन की हम बात करते हैं, और कंट्रोल्ड, उनकी कंट्रोलिंग की बात करते हैं, क्योंकि कुछ एसेंशियल कमोडिटीज होती है जिन्हें कंट्रोल करना पड़ता है। कंट्रोल्ड इन इंडिया, ठीक है। और इसमें क्या चीज़ें इंक्लूड्स होंगी? गुड्स इंपोर्टेड इनटू इंडिया, गुड्स इंपोर्टेड इनटू इंडिया,
तो ये सब बातें इंक्लूड की गई हैं सेक्शन 2 सब सेक्शन 7 में। अब यह सवाल ये उठता है कि सेक्शन 2 सब सेक्शन 7 क्या है सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट का। अब सवाल ये उठता है कि व्हाट इज सेक्शन 2 सब सेक्शन 7 ऑफ सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। आइए नोट करेंगे, यहाँ हम नोट करेंगे बेटा, शाबाश। तो अकॉर्डिंग टू section 2 subsection 7 of sales of goods act, नाइनटीन 30 की हम बात करेंगे। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सबसेक्शन 7 ऑफ सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 की हम बात करेंगे। as every kind of movable property, every kind of movable property other than actionable claim, other than actionable claim, एक्शनेबल क्लेम मतलब डेब्ट, यानी जो डेब्ट है, यानी आपको मान लीजिए मैंने आपको चेक दिया है तो आप डेट, तो मैं आपका डेटर हूं तो डेटर गुड्स नहीं होते। एक्शनेबल क्लेम यानी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स, बिल है, प्रोमिसरी नोट है। एक्शनेबल क्लेम मीन्स चेक, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, प्रोमिसरी नोट्स एंड मनी आर नॉट गुड्स। तो एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन एक्शनेबल क्लेम एंड मनी, ठीक है, एंड includes stocks and shares, stocks and shares, ग्रोइंग क्रॉप्स भी हम गुड्स मानते हैं, हालांकि वो मूवेबल तो नहीं होती। ग्रोइंग क्रॉप्स, जब क्रॉप्स फसल जब खेत में है तो मूवेबल तो नहीं है, लेकिन उसे मानेंगे, उसे गुड्स मानेंगे। ग्रास, ऐसे ही ग्रास को भी हम गुड्स मानेंगे, ठीक है। एंड टिम्बर, लकड़ी को भी हम गुड्स मानेंगे। एंड थिंग्स अटैच टू, एंड थिंग्स, वो सब चीज़ें, वो सब वस्तुएं जो देखने में तो अटैच्ड है, तो देखने में तो क्या है, अटैच्ड, जिन्हें आप देखें तो लगता है कि अटैच्ड है। किससे अटैच्ड है, लैंड से अटैच्ड है, अटैच्ड टू, और ऐसा लगता है कि वो लैंड का ही पार्ट है। एंड फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द लैंड, पार्ट ऑफ द लैंड, ठीक है, वो लैंड का ही पार्ट है। ऐसा लगता है देखने से कि वो उस लैंड से अटैच्ड है और उसका हिस्सा है, ठीक है। आगे लिखिए विच आर एग्रीड, हालांकि वो लैंड का हिस्सा तो है लेकिन उनके ऊपर ये एग्रीमेंट हो गया है। एग्रीड टू बी सीवर्ड, टू बी सीवर्ड का मतलब है अलग करने का एग्रीमेंट हो चुका है। सीवर्ड मतलब किसी चीज को अलग करना। सीवर्ड बिफोर सेल, यदि फसल है तो उसे काटने का एग्रीमेंट हो चुका है। सीवर्ड बिफोर सेल, और अंडर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, और अंडर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। तो हम दोस्तों क्या कर रहे हैं, एक्चुअली हम क्या कर रहे हैं, गुड्स की डेफिनेशन कर रहे हैं। तो गुड्स की डेफिनेशन क्यों कर रहे हैं, क्योंकि गुड्स को जो बाई करता है वो कंज्यूमर होता है, तो कंज्यूमर को जानना जरूरी है, इसीलिए गुड्स को हम पढ़ रहे हैं। तो गुड्स मीन्स
एज डिफाइंड इन सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 7। और इसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं, इसमें ए को इंक्लूड करेंगे, बी को इंक्लूड करेंगे, सी को इंक्लूड करेंगे, ठीक है। और सबसे पहले हमने कहा कि सेक्शन 2 सेक्शन 7 को रेफर करना है आपने सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के, तो सेक्शन 2 सब सेक्शन 7 ऑफ सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के सेक्शन को हम रेफर कर रहे हैं, तो इसका मतलब है एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। मूवेबल मतलब प्रॉपर्टी मतलब चल संपत्ति, जो भी चल संपत्ति है, चल चल संपत्ति जो भी मूवेबल है, मूव कर सकती है, अदर देन एक्शनेबल क्लेम, अदर देन एक्शनेबल क्लेम, चेक, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, प्रोमिटरी नोट, ये मूवेबल तो है। मनी देखो मूवेबल तो है, मनी आपकी जेब में है और आप जहां जाते हो आपके साथ जाती है, मूवेबल तो है लेकिन वो गुड्स नहीं है। एंड इंक्लूड स्टॉक्स एंड शेयर्स, यानी कंपनी के स्टॉक्स एंड शेयर्स जो है वो गुड्स होते हैं। ग्रोइंग क्रॉप्स को हम गुड्स मानेंगे हालांकि इमूवेबल है, ग्रास को हम गुड्स मानेंगे हालांकि इमूवेबल है, टिम्बर को हम गुड्स मानेंगे, लकड़ी को हम गुड्स मानेंगे हालांकि वो इमूवेबल है। एंड थिंग्स अटैच टू, और जो लैंड से जुड़ी हुई है और जो लैंड का हिस्सा देखने में लगती है लेकिन उनके ऊपर क्या हो चुका है, एग्रीमेंट हो चुका है। क्या एग्रीमेंट हो चुका है, विच आर एग्रीड टू बी सीवर्ड, सीवर्ड का मतलब लैंड से अलग करने का एग्रीमेंट हो चुका है, या तो बिफोर सेल और अंडर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, या तो बिफोर सेल और अंडर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। आइए, तो कंज्यूमर की डेफिनेशन में हमने पढ़ा कंज्यूमर कौन है, जो गुड्स खरीदता है और या फिर वो सर्विसेज अवेल करता है। तो यहाँ जानना जरूरी है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सर्विस। चलिए अब हम सीखेंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सर्विस। जैसे आपने गुड्स की डेफिनेशन देखी है, तो एग्जाम में आने के चांस है बेटा, 2-3 नंबर 4 नंबर की डेफिनेशन एग्जाम में आ जाती है इनकी। तो सर्विस की डेफिनेशन भी आइए कर लेते हैं। मीन्स, सर्विस का मतलब क्या है, मीन्स। आइए हम इसे स्टेप बाय स्टेप नोट करेंगे, सर्विस किसे कहते हैं। शाबाश, आप सर्विस टैक्स पढ़ते हैं, वैसे तो सर्विस की डेफिनेशन आप जानते होंगे, ठीक है, फिर भी मेरा थोड़ा सा यहाँ पे रोल है, जल्दी से मैं इसे कर लेता हूँ। सर्विस ऑफ एनी डिस्क्रिप्शन, सर्विस ऑफ एनी डिस्क्रिप्शन, किसी भी तरह की सर्विस विच इज मेड अवेलेबल, which is made available, ठीक है, to potential users, to potential, which is made available to potential users. Service also includes, service also includes the provision of service in connection with business, in connection with business or in connection with business of any industrial, of any industrial or commercial matters, industrial or commercial matters, such as, क्या क्या हो सकती है सर्विस। एडवर्टाइजिंग एक सर्विस है, आइए कुछ एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल एडवर्टाइजिंग, फाइनेंसिंग, आइए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं सर्विसेज के। ट्रांसपोर्ट एक सर्विस है देखो, और आप सर्विस टैक्स पढ़ते हैं सब बच्चे, तो आप अच्छे से जानते होंगे ट्रांसपोर्ट एक सर्विस है। रियल इस्टेट, जो ये
रियल एस्टेट प्रॉपर्टी से अवेलेबल कराते हैं, लॉजिंग, मटेरियल ट्रीटमेंट, प्रोसेसिंग, बहुत सारी ऐसी हम एग्जांपल आपके सामने रख सकते हैं सर्विसेज के। एजुकेशन देखो एक सर्विस है आजकल के टाइम पे, आप पढ़ाई कर रहे हैं, देखो हम आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। एजुकेशन, एंटरटेनमेंट भी एक सर्विस मानी जाती है, एंटरटेनमेंट, कंस्ट्रक्शन, बहुत सारी ऐसी सर्विसेज हैं। तो बहुत सिंपल डेफिनेशन है, आइए इस डेफिनेशन को हम एक बार देखें। सर्विस मीन्स सर्विस ऑफ एनी डिस्क्रिप्शन विच इज मेड अवेलेबल टू पोटेंशियल यूजर्स, जो पोटेंशियल यूजर्स तक पहुंचाई जा सके किसी भी तरह की सर्विस। सर्विस ऑल्सो इंक्लूड्स द प्रोविजन ऑफ सर्विस इन कनेक्शन विद, यानी जो आप बिजनेसेस को हेल्प करते हैं या इंडस्ट्रियल कमर्शियल मैटर्स में आप सर्विस प्रोवाइड करते हैं, यानी B2B को भी हम सर्विस मान रहे हैं यहाँ पे। बिजनेस टू बिजनेस जो सर्विसेज हो सकती हैं जो सर्विस आप, चाहे आपका बिजनेस यूज हो, कमर्शियल यूज को भी सर्विस मानते हैं, रीसेल को भी सर्विस मानते हैं, तो पर्सनल यूज को भी हम सर्विस मानते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो आइए, ये आपने गुड्स की डेफिनेशन देखी और आपने ये कंज्यूमर की डेफिनेशन देखी, आपने गुड्स की डेफिनेशन देखी और आपने सर्विस की डेफिनेशन देखी। अब जब हम कंपटीशन की बात करते हैं तो हम मार्केट की बात करते हैं। कंपटीशन हमेशा कहाँ होता है, हम बोलते हैं भाई इस मार्केट में बड़ा कंपटीशन है, ठीक है। तो यहाँ सेक्शन 2 और क्लोज आर मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, ठीक है भाई। कंपटीशन की जहां बात होगी तो वहां कंपटीशन की हम रेलेवेंट मार्केट में बात करेंगे। रेलेवेंट मार्केट यानी बिना रेलेवेंट मार्केट के बात करना, तो कंपटीशन तो वैक्यूम में बात करना होगा। तो रेलेवेंट मार्केट क्या चीज़ होती है, आइए हम रिलेवेंट मार्केट की बात करेंगे। रिलेवेंट मार्केट, भाई हम देखते हैं ना कि मार्केट में आजकल बड़ा कंपटीशन है, तो आप कौन सी मार्केट की बात कर रहे हैं, तो सेक्शन 2R। तो आइए रिलेवेंट मार्केट की डेफिनेशन पहले हम देखें, ठीक है। तो ये रिलेवेंट मार्केट जो कंसेप्ट है, आइए पहले इसकी हम डेफिनेशन देखेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। रिलेवेंट मार्केट मीन्स, रिलेवेंट मार्केट की हम बात कर रहे हैं। रिलेवेंट मार्केट मीन्स द मार्केट, जब आप रिलेवेंट मार्केट की बात करते हैं, मीन्स द मार्केट विच मे बी डिटरमाइंड, determined by the commission, जिसे कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया डिटरमाइन करे, ठीक है, with reference to, और रेफरेंस टू, जब कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया रिलेवेंट मार्केट को डिफाइन करेगी तो उसे दो तरीके से डिफाइन करेगी। पहला तरीका है रिलेवेंट प्रोडक्ट मार्केट। रिलेवेंट प्रोडक्ट मार्केट, हम बात करते हैं 100cc मोटरसाइकिल मार्केट इन इंडिया। रिलेवेंट प्रोडक्ट मार्केट, तो हम प्रोडक्ट की बात करते हैं, ठीक है। हम बात करते हैं मार्केट ऑफ डीजल कार्स इन इंडिया, तो हम प्रोडक्ट ओरिएंटेड बात कर रहे हैं, रिलेवेंट प्रोडक्ट मार्केट की बात करते हैं, ठीक है। हम बोलते हैं मार्केट ऑफ स्मार्टफोन मार्केट इन इंडिया, तो हम रिलेवेंट प्रोडक्ट मार्केट की बात करते हैं। या फिर ये हो सकती है रिलेवेंट ज्योग्राफिक मार्केट, आप किसी ज्योग्राफिक मार्केट में बात करते हैं। रिलेवेंट ज्योग्राफिक मार्केट, आप किसी प्लेस की बात करते हैं, ठीक है। तो हम बात करते हैं कार मार्केट इन इंडिया, तो आप ज्योग्राफिक मार्केट की बात करते हैं, ठीक है। कार मार्केट इन इंडिया, ठीक है, आप किसी ज्योग्राफिक मार्केट की बात करते हैं या प्रोडक्ट की बात करते हैं, हम बोलते हैं एक प्रोडक्ट की बात करते हैं 100cc मोटरसाइकिल, ठीक है, इस प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं। लेकिन जहां आप ज्योग्राफिक की बात कर रहे हैं, यानी
किसी पर्टिकुलर किसी प्लेस की, किसी एरिया की बात कर रहे हैं, तो उसे हम बोलेंगे रिलेवेंट ज्योग्राफिक मार्केट। ठीक है। सेक्शन 2S डिफाइंस, यहाँ भी अलग सेक्शन है फिर। सेक्शन 2 सबसेक्शन X डिफाइंस द रिलेवेंट ज्योग्राफिक मार्केट, एंड सेक्शन 2 सबसेक्शन T डिफाइंस रिलेवेंट प्रोडक्ट मार्केट। आइए हम इन दोनों डेफिनेशंस को भी ध्यान से यहाँ देखेंगे बेटा। रिलेवेंट प्रोडक्ट मार्केट, आइए सेक्शन 2T को पहले पढ़ेंगे। रिलेवेंट प्रोडक्ट मार्केट का क्या मतलब है? सेक्शन 2 सबसेक्शन सेक्शन 2 क्लोज T की डेफिनेशन है ये। रिलेवेंट प्रोडक्ट मार्केट, रिलेवेंट प्रोडक्ट मार्केट तो रिलेवेंट प्रोडक्ट मार्केट मीन्स अ मार्केट comprising a market comprising all those products or services which are regarded as interchangeable or substitutable by the consumer by reason of, और कारण क्या है? आइए रिलेवेंट प्रोडक्ट मार्केट डिस्कस कर रहे हैं। अ मार्केट कंप्राइजिंग मीन्स मिलाकर, उन सब प्रोडक्ट्स को मिलाकर उस मार्केट का नाम कर हम रिलेवेंट प्रोडक्ट मार्केट बोल रहे हैं, जो आपस में इंटरचेंजेबल है या क्लोज सब्स्टिट्यूट है। इंटरचेंजेबल है या क्लोज सब्स्टिट्यूट है बाय द कंज्यूमर बाय द रीजन ऑफ, और क्यों वो क्लोज सब्स्टिट्यूट है, क्यों वो इंटरचेंजेबल है, इसके पीछे कारण ये है कि उनकी करेक्टरिस्टिक्स कुछ ऐसी हैं कि वो इंटरचेंजेबल हैं, सब्स्टिट्यूट हैं। करेक्टरिस्टिक्स यानी उसके फीचर्स, उसकी करेक्टरिस्टिक्स कुछ इस तरह की हैं कि वो सब्स्टिट्यूट है। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्रोडक्ट्स और सर्विसेज, आइए ध्यान से बात को हम समझेंगे। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्रोडक्ट्स और सर्विसेज, their prices, और intended use, यानी ये सब फैक्टर है, ये सब वो कारण है कि जो उन्हें सब्स्टिट्यूट बनाता है, सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट बनाता है एक दूसरे का,
या इंटरचेंजेबल बनाता है। तो रिलेवेंट प्रोडक्ट, तो उन सब सब्स्टिट्यूट्स को मिलाकर हम रिलेवेंट प्रोडक्ट मार्केट बताते हैं। शाबाश। हम उन सब्स्टिट्यूट्स को मिलाकर, उन सब प्रोडक्ट्स को मिलाकर जो मार्केट बनती है उसे रिलेवेंट प्रोडक्ट मार्केट कहते हैं। हम कहते हैं 100 सीसी बाइक मार्केट। तो 100 सीसी बाइक मार्केट में 100 सीसी की जो मोटरसाइकिल होती है उसका सब्स्टिट्यूट क्या है? हम बोलते हैं कि स्कूटी उसका सब्स्टिट्यूट है। यानी आप 100 सीसी बाइक के रेट बढ़ाओगे क्योंकि स्कूटी, अगर इसका प्राइस बढ़ाओगे, शाबाश, तो स्कूटी की डिमांड बढ़ जाती है। 100 सीसी की प्राइस बढ़ाते हो तो स्कूटी की सेल बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है? क्योंकि 100 सीसी जो बाइक है उसका क्लोज सब्स्टिट्यूट है स्कूटी। यानी जो आदमी 100 सीसी की बाइक खरीदने के बारे में सोच सकता है, तो 100 सीसी के बाइक खरीदने की सोच सकता है, तो वो स्कूटी के बारे में भी सोच सकता है। आप 100 सीसी बाइक के प्राइस इंक्रीज करोगे तो स्कूटी की सेल इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो ये 100 सीसी बाइक और स्कूटी को मिलाकर हम बोलते हैं टू व्हीलर टू व्हीलर टू व्हीलर मार्केट इन इंडिया। तो टू व्हीलर मार्केट इन इंडिया जब हमने बोला तो हमने क्या रेफर किया? प्रोडक्ट मार्केट। तो हम बोलते हैं कंपटीशन इन द टू व्हीलर मार्केट इन इंडिया। जब हमने टू व्हीलर मार्केट इन इंडिया की बात करी, जब हमने टू व्हीलर मार्केट इन इंडिया की बात करी, तो हमने किसकी बात करी? उन सब प्रोडक्ट को मिला के जो मार्केट बनती है, जिसमें 100 सीसी बाइक है या स्कूटी है, ठीक है, उन सब प्रोडक्ट को मिलाकर रिलेवेंट प्रोडक्ट मार्केट बनती है। A market comprising all those products of service which are regarded as interchangeable or substitutable by the consumer by reason of उनका use, characteristics of the product, their prices, intended use। तो ऐसे मैंने दो एग्जांपल दिए, 100 सीसी बाइक और स्कूटी। इन दोनों को मिलाकर हम बोलेंगे टू व्हीलर मार्केट इन इंडिया। ठीक है, तो शाबाश। तो रिलेवेंट प्रोडक्ट मार्केट हमने सीखा। अभी समझ में नहीं आई है तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। अगर समझ में आपके नहीं आया तो आप मुझसे डाउट पूछ सकते हैं। आई वेलकम ऑल योर डाउट्स। अब हम सीखेंगे सेक्शन 2 क्लोज एस। तो सेक्शन 2 क्लोज एस क्या डिफाइन करता है? रिलेवेंट ज्योग्राफिक मार्केट। तो ये डिफाइन करता है रिलेवेंट ज्योग्राफिक मार्केट। ज्योग्राफिक मार्केट आप मतलब किसी स्पेसिफाइड एरिया की बात करते हैं तो उसे ज्योग्राफिक मार्केट हम कह देंगे। रिलेवेंट ज्योग्राफिक मार्केट, सेक्शन 2 क्लोज एस। तो क्या मतलब है इसका? A market comprising the area in which the conditions of the competitions the conditions of competition area in which conditions of competitions for और क्यों कंपटीशन है? सप्लाई को लेके कंपटीशन है, सप्लाई ऑफ गुड्स को लेके कंपटीशन है। ठीक है, प्रोविजन ऑफ सर्विस को लेकर है, प्रोविजन ऑफ सर्विस को लेकर। ठीक है, अ मार्केट कंप्राइजिंग द एरिया, ठीक है, इन विच द कंडीशंस ऑफ कंपटीशन फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स, प्रोविजन ऑफ सर्विस, या फिर डिमांड ऑफ गुड्स और सर्विस
डिमांड ऑफ गुड्स और सर्विस आर, दो बातें होनी चाहिए, डिस्टिंक्टली होमोजेनियस, डिस्टिंक्टली होमोजीनियस। होमोजीनियस मतलब एक मार्केट है, कपड़ा मार्केट, और जो लोग उस मार्केट के अंदर कपड़ा सप्लाई करते हैं, ठीक है, कुछ लोग उस मार्केट में कपड़ा सप्लाई करते हैं या कोई सर्विस प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, सप्लाई ऑफ गुड्स, प्रोविजन ऑफ सर्विस। जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं चंडीगढ़ की, तो चंडीगढ़ में मोबाइल फ़ोन ऑपरेटर सर्विस प्रोवाइड करते हैं। हम बोलते हैं कि चंडीगढ़ में मोबाइल फ़ोन सर्विस में, सेल फ़ोन सर्विस में आइडिया और एयरटेल में तगड़ा कंपटीशन है। तो हम रिलेवेंट ज्योग्राफिक मार्केट की बात करते हैं, ठीक है। अ मार्केट कंप्राइजिंग द एरिया इन विच द कंडीशंस ऑफ कंपटीशन फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स और प्रोविजन ऑफ सर्विस, ठीक है, डिमांड ऑफ गुड्स और सर्विस आर डिस्टिंक्टली होमोजेनियस, राइट, एंड कैन बी डिस्टिंक्ट। जब हम कंपैरिजन करते हैं, हम बात करते हैं दिल्ली में वोडाफोन और एयरटेल में कंपटीशन है, और चंडीगढ़ में एयरटेल और आइडिया में कंपटीशन है, ठीक है, एंड कैन बी डिस्टिंक्ट। कंपैरिजन आप कर सकते हैं, कैन बी डिस्टिंक्ट from the conditions can be distinguished from the conditions prevailing in neighboring areas, in neighboring एरियाज। तो इसको बोलते हैं रिलेवेंट ज्योग्राफिक मार्केट एंड रिलेवेंट प्रोडक्ट मार्केट। आइए, तो कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस आज के इस सेशन में हमने करी हैं बेटा। आइए, मैं एक बारी आपको अब तक का पूरी क्लास में आपको रिवीजन करवाना चाहता हूँ। और कंपटीशन एक्ट 2002 की शुरुआत करी है। इसका ऑब्जेक्टिव है, प्राइमरीली इसके हमने 5 ऑब्जेक्टिव्स अलग से किए हैं। तो पहले 3 ऑब्जेक्टिव पीपीआर, टू प्रमोट कंपटीशन, टू प्रमोट द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर्स, और तीसरा टू रेगुलेट कंपटीशन। और इसके लिए हमने एक सीसीआई बनाई है, एक अथॉरिटी बनाई है जो रेगुलेट करेगी इसे, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। और कमीशन ऑफ इंडिया ये ऊपर वाले 3 ऑब्जेक्टिव कैसा पूरे करेगी, तो उससे रिलेटेड जो इंसिडेंटल मैटर्स हैं उसके लिए ये कानून हम पढ़ेंगे, कंपटीशन एक्ट इसके लिए हम पढ़ेंगे। तो दीज आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कंपटीशन। और जब हम कंपटीशन की बात करते हैं कि कंपटीशन का एक्चुअली मतलब क्या है, इज अ सिचुएशन इन अ मार्केट इन विच sellers independently strive for the buyer's patronage in order to achieve certain business objectives, for example profits, sale, market share, ठीक है। तो यहाँ पर शाबाश, क्यों कंपटीशन को हमने करना है, क्योंकि हम कंज्यूमर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करते हैं। और लेकिन यहाँ कंज्यूमर के इंटरेस्ट की डायरेक्ट बात नहीं होगी, डायरेक्ट बात कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में होगी, और इनडायरेक्ट बात यहाँ पे हम इनडायरेक्टली कंपटीशन को, कंज्यूमर के इंटरेस्ट को देखभाल करेंगे। और कैसे देखभाल करेंगे, हम मार्केट में कंपटीशन इंश्योर करेंगे। और कंपटीशन जब होगा तो इन द परफेक्ट कंपटीशन कंज्यूमर इज द किंग, ये बात हमने सीखी। शाबाश। तो सीसीआई का एक्चुअली काम क्या है, कंपटीशन है। कंपटीशन को लेके सीसीआई का रोल क्या है, सीसीआई उन सब चीज़ों को रिमूव करेगी जिनका एडवर्स इफेक्ट ऑन कंपटीशन पड़ता है, यानी जिनका एडवर्स इफेक्ट, बुरा प्रभाव, ठीक है ना, जिनका एडवर्स मतलब बुरा इफेक्ट पड़ता है किस पर, कंपटीशन पर, ठीक है। कंपटीशन पर बुरा प्रभाव पड़ेगा तो, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल ए
एक मार्केट में कुर्सियां बनाता है और बी भी उस मार्केट में कुर्सियां बनाने के लिए आया, कुर्सियां बेचने के लिए, चेयर्स बेचने के लिए आया, चेयर्स बेचने के लिए आया। तो ए को भगाने के लिए बी ने क्या करा, ठीक है, कुर्सी बनाने की कॉस्ट आती है 100 रुपये, ठीक है। तो क्योंकि ए एक पुराना प्लेयर है, इसके पास इकोनॉमी ऑफ स्केल है, इकोनॉमी ऑफ स्केल मतलब इसकी कॉस्टिंग बी से कम पड़ती है, और बी ने नया नया बिजनेस स्टार्ट किया है, तो बी को बिजनेस से भगाने के लिए, ठीक है, ए स्टार्ट सेलिंग चेयर्स बिलो द कॉस्ट प्राइस, ठीक है। तो चेयर की कॉस्ट ही 100 रुपये आती है, ठीक है, और उसने कॉस्ट प्राइस से बी को भगाने के लिए कॉस्ट प्राइस से नीचे माल बेचना शुरू कर दिया। तो बी क्योंकि नया नया बिजनेसमैन है, वो इस चीज़ को, इस प्रेशर को वो सहन नहीं कर पाया और मार्केट से छोड़कर भाग गया। जब बी मार्केट से छोड़कर भाग गया तो ए अब क्या करेगा, एक की क्या हो गई, मोनोपोली हो गई। तो ए खराब प्रोडक्ट बनाएगा, ठीक है। बोलो बेटा, बात समझ में आई कि नहीं आई? तो कंपटीशन, अगर मार्केट में कंपटीशन, अगर मार्केट में कंपटीशन है, कंपटीशन अच्छा है, गुड है, कंपटीशन बैड है, तो बैड कंपटीशन में कंज्यूमर को, ठीक है, लो क्वालिटी गुड्स मिलते हैं, लो क्वालिटी गुड्स, लो क्वालिटी गुड्स एट हाई प्राइस, एट हाई प्राइस। अगर मार्केट में कंपटीशन नहीं है या कंपटीशन बुरा कंपटीशन है, बैड कंपटीशन है, तो हाई प्राइसेस पर लो क्वालिटी गुड्स मिलते हैं, ठीक है। अगर कंपटीशन मार्केट में अच्छा है तो हाई क्वालिटी गुड्स मिलते हैं, हाई क्वालिटी गुड्स मिलते हैं एट लो प्राइसेस, हाई क्वालिटी गुड्स मिलते हैं एट लो प्राइसेस, ठीक है। तो हाई क्वालिटी गुड्स एट लो प्राइस चाहिए आपको, ठीक है। तो यू नीड टू एंश्योर द कंपटीशन इन द मार्केट। इसीलिए कहते हैं, इसीलिए हम कंज्यूमर के प्रोटेक्ट, जब हम कंपटीशन की बात करते हैं तो कंपटीशन इंश्योर करके हम कंज्यूमर इंटरेस्ट को इनडायरेक्टली प्रोटेक्ट करते हैं। अब बी मार्केट को, बी को टिका रहना है, अब बी क्या करे, अब बी एक ही इस गेम के साथ कैसे निपटे। तो बी के पास एक चारा ये है कि बी सीसीआई के पास शिकायत कर सकता है, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के पास शिकायत कर सकता है, और सीसीआई क्या करेगी, ए के ऊपर इन्वेस्टिगेशन करेगी। सीसीआई क्या करेगी, ए के ऊपर इन्वेस्टिगेशन करेगी। वो इन्वेस्टिगेशन कैसे करेगी, और इन्वेस्टिगेशन करने के बाद सीसीआई के पास क्या ऑर्डर हैं, क्या सीसीआई कर सकती है, सीसीआई के ऑर्डर पर अपील कहाँ होगी, ठीक है, और क्या जरूरी मुद्दे हैं, ये सब बातें हमने इस कानून में, इस एक्ट में सीखनी है, ठीक है बेटा। तो आइए आइए बहुत बहुत स्टेडली, बहुत ही गंभीरता से हम अपने इस कंसेप्ट में आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले आइए, आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले जिसके हम इंटरेस्ट के, इंडायरेक्ट इंटरेस्ट प्रोटेक्शन की बात करते हैं, जिसके इंटरेस्ट को हम इंडायरेक्टली प्रोटेक्ट कर रहे हैं, उसकी हम बात कर रहे हैं। आइए सबसे पहले उसको सीख लेते हैं। कंज्यूमर कौन है, जो गुड्स खरीदता है या सर्विस अवेल करता है या हायर करता है, खुद के लिए करता है या किसी दूसरे के लिए करता है। पर्पस क्या हो सकता है, रीसेल हो सकता है, कमर्शियल यूज़ हो सकता है, पर्सनल यूज़ हो सकता है गुड्स के केस में, और सर्विसेज के केस में मकसद क्या हो सकता है, कमर्शियल यूज़ हो सकता है, रीसेल हो सकता है या पर्सनल यूज़ हो सकता है, ठीक है। और कंसिडरेशन या तो पेड की जा रही है या प्रॉमिस की जा रही है, या पार्टली पेड की जा रही है या पार्टली प्रॉमिस की जा रही है, या एनी सिस्टम ऑफ डेफर्ड पेमेंट से या ईएमआई से पेमेंट की जा रही है, तो उसे हम बेटा क्या कहेंगे, गुड्स कंज्यूमर कहेंगे। और कंज्यूमर के लिए, कंज्यूमर में दो बातें यूज़ हुई हैं, गुड्स और सर्विस। ये पहले गुड्स को पढ़ लेते हैं। गुड्स मीन्स as goods defined in the Sales of Goods Act 1930 under section 2 subsection 7 of the Sales of Goods Act, ठीक है। इसमें इंक्लूड हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर, प्रोसेस्ड और माइंड, डिबेंचर, स्टॉक, शेयर्स आफ्टर अलॉटमेंट इन रिलेशन टू गुड्स सप्लाइड, डिस्ट्रीब्यूटेड और कंट्रोल्ड इन इंडिया, गुड्स इंपोर्टेड इनटू इंडिया। और सर्विस क्या है बेटा, सर्विस, और सेक्शन 2 सबसेक्शन 7 ऑफ सेल्स ऑफ गुड्स क्या कहता है कि एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन एक्शनेबल क्लेम एंड मनी एंड इंक्लूड स्टॉक, शेयर्स, ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रास, टिम्बर, थिंग्स अटैच टू एंड फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द लैंड। ये बात हमने सीखी। और इसके अलावा हमने सर्विस की डेफिनेशन सीखी, सर्विस ऑफ एनी डिस्क्रिप्शन, ठीक है बेटा, जो पोटेंशियल यूजर को प्रोवाइड की जा सकती है उसे हम सर्विस कहते हैं। फिर हमने रिलेवेंट प्रोडक्ट मार्केट और लास्ट में रिलेवेंट ज्योग्राफिक मार्केट भी सीखी। रिलेवेंट प्रोडक्ट मार्केट की हम बात करें तो मार्केट कंपटीशन की जब हम बात करते हैं तो रिलेवेंट मार्केट की बात करते हैं, सेक्शन 2R।
तो इसको हम सेक्शन 2 क्लोज टी और रिलेवेंट ज्योग्राफिक मार्केट 2S, ठीक कर लीजिए इसे 2S में हम पढ़ते हैं। तो रिलेवेंट प्रोडक्ट मार्केट भी देखी हमने और रिलेवेंट ज्योग्राफिक मार्केट की डेफिनेशन भी सीखी। शाबाश। आइए फर्दर एक और डेफिनेशन मेरा आज का कराने का मन है आपका। शाबाश। फर्दर एक और डेफिनेशन हम आज के इस सेशन में करेंगे। शाबाश। फर्दर जो हम डेफिनेशन सीखेंगे, कार्टल। कार्टल, आइए कार्टल का कंसेप्ट क्या है मैं आपको बताता हूं। पहले हम डेफिनेशन नोट करेंगे, ठीक है। सेक्शन 2 क्लोज सी, सेक्शन 2 क्लोज सी डिफाइन करता है कार्टल को। पहले लिखेंगे फिर हम समझेंगे। कार्टल, कार्टल मतलब कॉम्बिनेशन। इसका लिटरल अगर मीनिंग ढूंढेंगे आप तो कॉम्बिनेशन। कार्टल इंक्लूड्स, इंक्लूसिव डेफिनेशन दी है। लिटरल डेफिनेशन इसका मतलब होता है दो चीजों का कॉम्बिनेशन। कार्टल इंक्लूड्स एन एसोसिएशन, एसोसिएशन, एसोसिएशन वर्ड का मतलब तो समझते हैं आप। कार्टल इंक्लूड्स एन एसोसिएशन ऑफ, कार्टल इंक्लूड एन एसोसिएशन ऑफ प्रोड्यूसर्स, ठीक है। जैसे मान लीजिए शुगर केन प्रोड्यूस करने वाले की एसोसिएशन, एसोसिएशन ऑफ शुगर केन प्रोड्यूसर्स, एसोसिएशन ऑफ ऑनियन प्रोड्यूसर्स। सेलर्स, बेचने वालों की एसोसिएशन। डिस्ट्रीब्यूटर्स की एसोसिएशन हो सकती है। अलग अलग लोगों की एसोसिएशन हो सकती है। कार्टल इंक्लूड्स एन एसोसिएशन ऑफ प्रोड्यूसर्स, सेलर्स, ठीक है, प्रोड्यूसर्स, सेलर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स, ट्रेडर्स, ट्रेडर्स की एसोसिएशन हो सकती है और सर्विस प्रोवाइडर्स की एसोसिएशन हो सकती है, और सर्विस प्रोवाइडर की भी एसोसिएशन हो सकती है। हु बाय एग्रीमेंट, और ये लोग आपस में किसी भी एसोसिएशन की हम बात करें, इनमें से हम किसी की भी बात करें जो आपस में एग्रीमेंट करें, ठीक है। हु बाय एग्रीमेंट, जो आपस में एग्रीमेंट कर लें। हु बाय एग्रीमेंट अमंग देमसेल्व्स, और वो आपस में क्या कर लें, एग्रीमेंट कर लें। किस चीज़ का एग्रीमेंट कर लें? बोलते हैं कि हम क्या करेंगे, हम लिमिट करेंगे, हम किसी चीज़ को लिमिट में रखेंगे, किसी चीज़ को हम कंट्रोल में रखेंगे और अटेम्प्ट टू कंट्रोल करेंगे, कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। किस चीज़ को लिमिट करेंगे, किस चीज़ को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। बोलते हैं जी किस चीज़ को, द प्रोडक्शन, प्रोडक्शन को हम लिमिट करेंगे या कंट्रोल करेंगे या कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। प्रोडक्शन को करेंगे, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन को करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन को करेंगे, ठीक है, या सेल को करेंगे, ठीक है, ठीक है, या प्राइसेस को करेंगे, लिमिट करेंगे, कंट्रोल करेंगे, ठीक है, ठीक है। सेल, प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को हम कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, तो उसे हम क्या कहेंगे, कार्टल। और ये कार्टल बड़ा खतरनाक हो सकता है बेटा, एसोसिएशन बड़ी खतरनाक हो सकती है। कार्टल बनाने से क्या होता है कि जो नए प्लेयर हैं मार्केट में, उनको आने में दिक्कत होती है। देखो एक एग्जांपल के जरिए समझाता हूँ। आपने एक बड़े अच्छे इंस्टीट्यूट से एमबीए किया और बिजनेस करने के लिए आ गए, ठीक है। लेकिन जो एग्जिस्टिंग प्लेयर्स हैं, मान लीजिए ये एक सड़क है, ये एक मार्केट है, ठीक है। तो इस सड़क को मैं क्या बोल रहा हूँ, एक रोड को मार्केट बोल रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे पुराने से जो जो दो पुराने बिजनेस, जिनको मैं बोल रहा हूँ कि वो क्या है, ट्रक हैं, और दो ट्रक इस रोड पे चल रहे हैं, ऑपरेट कर रहे हैं, ठीक है। और किस तरह से ऑपरेट कर रहे हैं, ठीक है। इन लोगों ने आपस में एग्रीमेंट कर लिया कि हम दोनों 60 की स्पीड पे चलते हैं,
60 की स्पीड मेंटेन करेंगे और तुम यहाँ अपनी, ठीक है, और तुम यहाँ अपनी ओडी लेकर आए हो जो 160 200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भाग सकती है। यानी कहने का मतलब, तुम बैंक से लोन लेकर आए हो, अच्छे इंस्टीट्यूट से एमबीए करके आए हो, बड़े एग्रेसिव हो, बड़ी नई सोच है तुम्हारी, नए आइडिया हैं तुम्हारे, और तुम्हारा तुम्हारा जो सामना हुआ ये मार्केट में, इस कार्टल से आपका इस कार्टल से आपका सामना हुआ। आपके बड़े सपने हैं, बहुत दुनिया में छा जाना चाहते हो, सारी दुनिया को अपने कदमों में रखना चाहते हो, 200 की स्पीड से भाग सकते हो, पर ये कमीने क्या करते हैं, ये 60 किलोमीटर की स्पीड से चल रहे हैं और कहते हैं कि अब तू हॉर्न बजाता रहे पीछे, हम तेरे को रास्ता ही नहीं देंगे। जब रास्ता ही नहीं मिलेगा, जो मार्केट में बिजनेस करने का स्कोप ही नहीं छोड़ोगे, तो बताओ कंपटीशन में क्या होगा। फिर ये ओडी लेकर भाग जाएगा, इस मार्केट से भाग जाएगा, किसी और मार्केट से जाएगा, किसी और मार्केट में जाएगा। कहते हैं हमारे हमारे हमारी बला से तू कहीं मर्जी जा, लेकिन हमारी मार्केट में एंटर मत कर। यानी इस तरह से इस तरह से एसोसिएशन बना ली है। ठीक है, कहते हैं कि जब भी कोई नया प्लेयर आएगा तो हम लिमिट करेंगे। किसको लिमिट करेंगे? प्रोडक्शन को लिमिट करेंगे या प्राइसेस को लिमिट करेंगे। हम अपने प्राइसेस इतने गिरा देंगे तो तेरे लिए जीना मुश्किल हो जाएगा। हम सप्लाई इतनी बढ़ा देंगे कि तेरी सप्लाई बढ़ जाए, तेरी डिमांड ही खत्म कर देंगे प्रोडक्ट की। ये डिस्ट्रीब्यूशन को कंट्रोल करेंगे या सेल को कंट्रोल करेंगे या प्राइसेस को कंट्रोल करेंगे। मतलब क्या? कार्टेल इंक्लूड्स एन एसोसिएशन ऑफ प्रोड्यूसर्स, यानी एसोसिएशन ऑफ प्रोड्यूसर्स, सेलर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स, ट्रेडर्स और सर्विस प्रोवाइडर्स। वो क्या करेंगे? आपस में एग्रीमेंट करेंगे। एग्रीमेंट करके क्या करेंगे? लिमिट करेंगे, कंट्रोल करेंगे या अटेम्प्ट टू कंट्रोल करेंगे। किस चीज़ को? प्रोडक्शन को, डिस्ट्रीब्यूशन को, सेल को, प्राइसेस ऑफ गुड्स को और सर्विसेज को। इन सब को वो लिमिट, कंट्रोल या अटेम्प्ट टू कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। तो हम इस एसोसिएशन को, ठीक है, इस एसोसिएशन को, इस कॉम्बिनेशन को, इस कॉम्बिनेशन को हम क्या कहेंगे? कार्टल। अब ये जो ओडी वाला आया था, नया नया एंटरप्रेन्योर, नया नया रंगरूट जो ये बाजार में आया था, इसके सामने दो ऑप्शन है। या तो भाग जाए लेकर, अपनी ओडी लेकर किसी दूसरी मार्केट में जाए, किसी दूसरे धंधे में जाए, या ये ओडी वाला क्या करेगा? सीसीआई के पास चला जाएगा, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के पास चला जाएगा, और सीसीआई क्या करेगी? सीसीआई इन्वेस्टिगेशन कर देगी। तो सीसीआई इन्वेस्टिगेशन कैसे करेगी, किसके थ्रू करेगी, और इन्वेस्टिगेशन करने के बाद सीसीआई इस कार्टल को कैसे तोड़ेगी, इस कॉम्बिनेशन को कैसे तोड़ेगी, ये हमने इस एक्ट में सीखना है। जब इस कार्टल को सीसीआई तोड़ेगी, जब सीसीआई इस कार्टल को तोड़ेगी तो सीसीआई की क्या पावर है? ठीक है, अफेक्टेड पर्सन, एग्रीव्ड पर्सन सीसीआई के ऑर्डर के ऊपर कहाँ कंप्लेंट कर सकता है? ये सब बातें हमने, ये सब प्रोसीजर्स हमने इस चैप्टर में सीखने हैं, इस चैप्टर में समझने हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ने से पहले एक और डेफिनेशन मैं आपके लिए, यहाँ एक्ट का डेफिनेशन वाला पार्ट हम कर रहे हैं। आइए एक और डेफिनेशन मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। ठीक है, ये है सेक्शन 2 क्लोज ए। सेक्शन 2 क्लोज ए, ठीक है, एक्विजिशन। तो डेफिनेशन क्या है? एक्विजिशन। तो एक्विजिशन वर्ड यूज होगा काफ़ी, तो आइए, इंडिपेंडेंटली तो एग्जाम में आने के चांस नहीं है इस डेफिनेशन के, आ भी जाए तो कुछ कह नहीं सकते, लेकिन इस वर्ड का काफ़ी यूज होने वाला है आने वाले इंपॉर्टेंट सेक्शंस में। तो आइए एक्विजिशन का मतलब हम देखें। मीन्स, एक्विजिशन मीन्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, सीधे तौर पे या परोक्ष तरीके से, ठीक है, प्रत्यक्ष या परोक्ष तरीके से, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एक्वायर करना। एक्वायरिंग करना मतलब प्राप्त करना किसी चीज़ को, किसी चीज़ को प्राप्त करने को कहते हैं एक्वायरिंग। एक्विजिशन मतलब प्राप्ति। प्राप्ति समझते हो? ठीक है, प्राप्ति, जैसे आप नॉलेज को प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हो, यू ट्राई टू एक्वायरिंग एजुकेशन, मीन्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एक्वायरिंग, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एक्वायरिंग, और एग्रीइंग टू एक्वायर, और एग्रीइंग टू एक्वायर, और एग्रीइंग टू एक्वायर क्या चीज? नंबर फर्स्ट, शेयर्स, ठीक है, वोटिंग राइट्स,
shares, voting rights, or assets of any enterprise और या फिर control over management or control over assets of any enterprise एक कंपनी है बेटा जो पंजाब में ब्रेड बेचती है। ब्रेड समझते हैं बेटा? पंजाब में क्या बेचती है कंपनी? ब्रेड बेचती है बेटा। और एक कंपनी हरियाणा में ब्रेड बेचती है। एक कंपनी ए और कंपनी बी हरियाणा में ब्रेड बेचती है। अब ये दोनों कंपनीज ब्रेड बेचने का धंधा बनाते हैं और बेचते हैं, यानी ब्रेड प्रोड्यूस करते हैं और ब्रेड को बेचते हैं। अब कंपनी ए हरियाणा में ऑपरेट करना चाहती है, तो कंपनी ए के पास दो ऑप्शन है। या तो वो हरियाणा में, जैसे पंजाब में उसने सेटअप लगाया, अपना मार्केटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन सेट किया, ऐसे ही वो हरियाणा में जाए और वहाँ पे अपना मार्केट प्रोड्यूस फैक्ट्री लगाए और मार्केट में अपने प्रोडक्शन या करे। लेकिन इस कंपनी ने सीधे रूट से नहीं गई। इस कंपनी ने क्या सोचा कि अगर मैं कंपनी बी को टेक ओवर कर लूँ। और कंपनी बी को टेक ओवर आप कैसे कर सकते हैं? जब आप उसके शेयर्स खरीद लें, उसमें वोटिंग राइट्स आप खरीद लें, ठीक है, या उसके एसेट्स आप खरीद लें। कंपनी ए सोच रही है कि मैं कंपनी बी को टेक ओवर कर लूँ तो मेरा काम आसान हो जाएगा, मुझे रेडीमेड सब कुछ तैयार मिलेगा, रेडीमेड मिलेगा मुझे सब कुछ तैयार, मुझे एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करने पड़ेंगे। और इसका फ़ायदा ये होगा कि कंपनी बी का जो मार्केट शेयर है वो भी मुझे सारा मिल जाएगा। जो मैं अलग से कोशिश करूँगा वो तो मुझे मिलेगा ही मिलेगा। और कंपनी बी ने जो पकी पकाई खिचड़ी बना रखी है, मुझे तो पकी पकाई खिचड़ी मिल जाएगी अगर मैं कंपनी बी को एक्वायर कर लूँ। तो इस मकसद को लेके तो एक्विजिशन का मतलब मीन्स डायरेक्टली या कंपनी ए खुद करे ये काम, या कंपनी ए ये काम किसी के थ्रू करवाए, ठीक है। तो कंपनी ए ने क्या करा? कंपनी सी को ठेका दिया। कंपनी ए ने एक कंपनी बनाई, कंपनी सी, ठीक है। कंपनी ए ने कंपनी प्रमोट करी, कंपनी सी। और कंपनी सी का काम क्या है? कंपनी बी को टेक ओवर करना। तो दिस इज इनडायरेक्टली एक्विजिशन। यानी डायरेक्टली अगर कंपनी ए सीधे तौर पे कंपनी बी के शेयर्स खरीदे तो कंपनी बी कंपनी ए को शेयर्स अलॉट नहीं करेगी, क्योंकि कंपनी बी को पता है कि ये कंपनी ए क्या है, ये इसकी कॉम्पिटिटर है। तो कंपनी ए ने दूसरी कंपनी को, या मान लीजिए दूसरी कंपनी को, या आपने मान लीजिए या मिस्टर एक्स को कंपनी ए ने अपॉइंट किया। और मिस्टर एक्स का क्या काम है? कंपनी बी के शेयर्स को खरीदना, ठीक है, उसके वोटिंग राइट्स को खरीदना या उसके एसेट्स को खरीदना, ठीक है, या उसके मैनेजमेंट पर कंट्रोल करना या उसके एसेट्स पर कंट्रोल करना। तो दिस इज कॉल्ड द मीनिंग ऑफ एक्विजिशन। तो इस वर्ड का, इस डेफिनेशन का काफ़ी डेंजरस यूज़ होने वाला है। शाबाश, तो ध्यान से आप बेटा देखेंगे तो इस सब डेफिनेशन को सीखेंगे। अब आने वाले सेशन में मैं आपको कंपटीशन एक्ट 2002 से पहले की कहानी सुनाऊंगा कि 2002 से पहले क्या था। तो ये एक्ट तो 2002 में आया। तो हमारे पास एक सवाल है मन में कि सर क्या 2002 से पहले कंपटीशन को रेगुलेट करने की ज़रूरत नहीं थी? ठीक है, तो 2002 से पहले हमारे इकोनॉमी के अंदर क्या इसका सिनेरियो था, ये सब बातें हम आने वाले सेशन में देखेंगे। तो आपने आज के सेशन में जो बातें सीखी हैं उन सब बातों को
आपने नोट्स बनाए हैं, और अगले सेशन में कुछ मैं प्रिंट में नोट्स आपको दूंगा। तो वो सब चीज़ें हमने डिस्कस करनी है, डिटेल में पढ़नी है। और कोई भी डाउट है आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं 9818050252 पर। ये मेरा नंबर है, आप इस नंबर पर मुझे फ़ोन कर सकते हैं और मुझसे गाइडेंस ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।